Hello students, in this video we will be discussing the chemistry section of NSE JS examination 2024. So the first question from the chemistry section, which is a single correct question, single answer correct, that is the molecular formula of a commercial resin used for exchanging ions in water is C8H7SO3Na. The maximum uptake of calcium ions by the resin expressed in mole per gram is. नाउ इन दिस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कैल्शियम आयंस आपको मोल पर ग्राम में कितने चाहिए. सो द यूनिट वी शुड कीप इन माइंड कि हमें इस यूनिट में ही आंसर जो है वो निकालना है. द रिएक्शन विल बी C8H7SO3Na ट्वाइस विल रिएक्ट विद Ca2 पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये एक डाइवैलेंट आयन है और ये आपके पास क्या है, एक सॉल्ट. तो इसका रिएक्शन जब हो जाएगा तो ये बनेगा आपका SO3 का ट्वाइस Ca प्लस ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव आयन विल बी रिलीज्ड. तो यहाँ पे अगर हम देखें, सो फॉर 2 मोल्स 1 मोल ऑफ resin is being formed. So for 1 mole of the resin, और या आप कह सकते हैं for 1 mole of कैल्शियम आयंस, आपके पास 2 मोल ऑफ रेजिन जो है वो रिक्वायर्ड है. 2 मोल रेजिन का मास अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 412 ग्राम. सो मोल पर ग्राम में यदि अगर हम निकालेंगे तो आपके पास रेजिन जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा 1/4/12, क्योंकि ये मोल पर ग्राम में हमको निकालना है. सो दिस इज 1/412 मोल पर ग्राम. सो द आंसर बी इज करेक्ट फॉर दिस. 1 मोल के लिए हमें 412 ग्राम चाहिए. सो फॉर मोल पर ग्राम इट इज 1/412. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you're asked carbonyl compounds react with Grignard reagent followed by hydrolysis to produce alcohols. Select the carbonyl which yields alcohol in this reaction. तो जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो आपके ग्रिग्नार्ड reagent के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोलिसिस पे हमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन whatever type of aldehyde ketone you're taking. तो यहाँ पे एल्डिहाइड हमारे पास जो प्रेजेंट है दैट इज योर HCHO. दिस इज द एल्डिहाइड, सो दिस इज द आंसर. डी आंसर जो है इसमें दैट इज करेक्ट बिकॉज दिस इज एल्डिहाइड और एल्डिहाइड कीटोन के साथ ही ये स्पेसिफिक रिएक्शन होती है. Next question is, which of the following carboxylic acid is supposed to have highest Ka? See, Ka जिसका highest होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट है, मतलब. और एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट होने के लिए यानी कि आपके पास इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में ऐसा ग्रुप लगना चाहिए जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होता है तो ये H पॉजिटिव आसानी से जो है वो लूज किया जा सकता है एंड O माइनस आइन आपका बन जाएगा. जो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमें देखना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा होगा उसका सबसे ज़्यादा Ka जो है वो वैल्यू होगा. नाउ आउट ऑफ ऑल दीज 3 यहाँ पे आपके पास जो CH2 अटैच्ड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से वो एक sp3 हाइब्रिड कार्बन है जिससे अगेन अटैच्ड है एक sp2 हाइब्रिड कार्बन. यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे अटैच्ड कार्बन इज sp3 और ये भी आपके पास sp3 है. ये आपके पास सब में क्योंकि कार्बन ही लगा हुआ है सो ऑल वी कैन सी इज द डिफरेंस इन दी एस कैरेक्टर. नाउ दिस इज योर sp3, दिस इज योर sp2 कार्बन, दिस इज नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एंड दिस इज योर sp2 कार्बन. तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन sp2 होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो sp3 कार्बन की लेस होती है sp2 कार्बन से विच इज फर्दर लेस देन sp कार्बन. सो सबसे ज्यादा Ka की वैल्यू होगी उसमें D की क्योंकि डायरेक्टली आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप से sp2 हाइब्रिड कार्बन अटैच्ड है. So the next question is 36 is, for Cl atom first ionization energy and electron gain enthalpy values of
are 13 electron volt and 3.6 electron volt respectively. If Avogadro number of atoms are converted into Cl plus electron to Cl minus and the energy released is completely used to ionize Cl atom as Cl gives Cl positive and electron, then the number of chlorine atoms converted into Cl positive are. तो आपसे बोला गया है कि ये जो प्रोसेस है हमारा, इसके लिए योर एनर्जी इज 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्योंकि क्लोरीन की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है तो दिस एनर्जी इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. तो अगर मैं 1 मोल क्लोरीन एटम ले रही हूँ तो एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर एटम्स कहे हैं मेरे से, दैट इज 1 मोल, दैट विल बी 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू Na. अब ये जो प्रोसेस हो रहा है मेरे पास Cl से Cl पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इस प्रोसेस के लिए एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड है, एंड दैट एनर्जी इज योर 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर 1 एटम, तो ये जो एनर्जी हमारी रिलीज हुई है ये कितने एटम्स के लिए लगेगी, दैट इज 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू Na will be required for how many atoms, that is 3.6 eV into 6.022 into 10 की power 23 divided by 13 eV. So this will be approximately equal to 1.66 into 10 की power 23 atoms. So the correct answer for this question is A. Moving on to the next question. The question is saying which of the following property does not exhibit periodic behavior in periodic table, that is your neutron to proton ratio. Bonding pattern भी almost आपका periodic behavior दिखाता है, electron gain enthalpy reactivity. Neutron to proton ratio is not a periodic property, so the answer is D, this one. Next question is, consider the following reaction. PCl3HOH gives something which is A. So the preferred structure of A is, now this reaction is PCl3 will react with 3 molecules of H2O to give you H3PO3 and 3 molecules of HCl. So H3PO3 जो होता है आपके पास, ये एक डाई बेसिक एसिड होता है जिसमें 2 OH होते हैं और एक H होता है, और एक डबल बॉन्डेड फॉस्फोरस का बॉन्ड होता है विद ऑक्सीजन. सो द करेक्ट स्ट्रक्चर हियर इट इज B. Next question is, among the given oxides, most basic, least basic oxide respectively are, सबसे ज़्यादा basic और least basic इसमें पूछे हैं हमसे. तो out of these we'll select the one which is most basic or least basic. Magnesium oxide, strontium oxide, potassium oxide, nickel oxide and cesium oxide. Now these are highly electropositive मेटल्स, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है कंपेरेटिवली. सो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, जिसमें से कि आपका सीजियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है. तो सिंस इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली, तो ये तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर का ऑक्साइड होने वाला है हमारे पास. एंड आउट ऑफ ऑल दीज 3 निकल इज द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसका फिर भी कंपेरेटिवली इसका ऑक्साइड जो होगा वो लीस्ट बेसिक हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज B, CH2O and NiO. Yes, this is the answer. Next question is, which of the following minerals are least abundant in nature? तो अब जो भी हम सारे ores वगैरह देखते हैं, जितने भी सारे हम compounds वगैरह देखते हैं, उसमें out of the oxides, sulfates, carbonates, nitrates, the least abundant ones are nitrate. So the correct answer for this question is D, that is nitrate. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपके पास 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल है, जिसे आपने ऐड कर दिया 50 ml ऑफ 0.006 नॉर्मल एसिटिक एसिड सोल्यूशन में, और आफ्टर 1 hour it was filtered and the strength of the filtrate was found to be 0.042 normal. The amount of acetic acid absorbed per gram of charcoal is.
सी चारकोल जो होता है वो एड्जॉर्प्शन का काम करता है, तो आपके पास एक सोल्यूशन था, उसमें से एसिटिक एसिड को उसने थोड़ा सा एड्जॉर्ब किया है, तो उससे क्या हुआ कि जो उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी और बाद की स्ट्रेंथ थी उसमें थोड़ा सा डिक्रीज आ गया। तो हमें ये देखना है कि पर ग्राम ऑफ चारकोल ने कितना आपके पास एसिटिक एसिड जो है वो एड्जॉर्ब किया है। सो थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड इज कि पहले हमें निकालने पड़ेंगे इनिशियल मोल्स कितने प्रेजेंट थे आपके पास एसिटिक एसिड के। तो देखिए क्योंकि एसिटिक एसिड जो होता है CH3COOH, उसका n फैक्टर जो होता है दैट इज 1, सो द मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इन दिस केस। तो इनिशियल अगर आप मोल्स निकाल रहे हैं दैट इज 50 ml इंटू 0.06 इंटू 10 की पावर -3, बिकॉज वॉल्यूम जो है हमें यहाँ पे ये ml में गिवन है, तो आपकी मर्जी है, आप इसे ml से लीटर में कन्वर्ट करके कर लीजिए या आप मिली मोल के सेंस में ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। फाइनल मोल्स, सी वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज नॉट चेंजिंग, सो वॉल्यूम हम फाइनली भी कितना लेंगे आपका 50 इंटू 0.042 इंटू 10 की पावर -3, ये आपकी मोलारिटी में जो है वो चेंज आ गया। ठीक है, तो पहले हमारे पास इनिशियल मोल्स थे आपके पास 3 इंटू 10 की पावर -3, और अब आ जाएंगे वो 2.1 इंटू 10 की पावर -3। तो मोल्स एड्सॉर्ब कितने हो गए, दैट इज योर इनिशियल माइनस फाइनल, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 2.1 इंटू 10 की पावर -3, दैट इज 0.9 इंटू 10 की पावर -3। इतने मोल्स जो है आपके वो एड्सॉर्ब हो चुके हैं। तो इतने मोल्स का मास कितना है जितना एब्जॉर्ब हो चुका है आपका एसिटिक एसिड का। सी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड इज 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे अगर आप मास निकालेंगे वेट ऑफ एसिटिक एसिड दैट हैज बीन एड्सॉर्ब्ड, दैट इज 0.9 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 60 ग्राम। अब पर ग्राम ऑफ चारकोल, ये जो एब्जॉर्ब किया है, ये जो एब्जॉर्ब किया है मास दैट हैज बीन एब्जॉर्ब बाय 3 ग्राम्स ऑफ चारकोल। अगर आपको 1 ग्राम चारकोल का निकालना है, सो फॉर per gram of charcoal, if you want to calculate the mass adsorbed, that is 0.9 into 10 की power -3 into 60 divided by 3. Now this will come out to be 18 into 10 की power -3 gram, or you may write 18 milligram. Since the answer given to us in the form is in the form of milligrams, the answer is C. This is 18 milligram. Next question is, at 90 degrees Celsius for pure water, the hydronium ion concentration is 10 की पावर -6. तो आपसे Kw of pure water पूछा गया है। See Kw क्या होता है आपका, it is the ionic product of water, और प्योर वाटर के अंदर चाहे वो किसी भी टेम्परेचर पे हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके पास ये प्रोडक्ट बढ़ सकता है। The concentration of H3O positive ion and OH minus ion will increase because of more dissociation, since the dissociation is an endothermic process. तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपका डिसोसिएशन बढ़ेगा, लेकिन अगर हमारे पास एक H2O का मॉलिक्यूल है तो वो एक OH माइनस और एक H पॉजिटिव आयन आपका देगा। इफ यू हैव 2 H2O तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं OH माइनस प्लस H3O positive ion. So in pure water, the concentration of OH minus ion is always equal to H3O positive ion. The Kw will depend on the temperature but not on whatever has been added. लेकिन अगर pure water ही है तो OH minus ion और H3O positive आपका पानी ही है तो equal रहेगा। तो Kw will be, कितना दे रखा है हमें हाइड्रोनियम आयन 10 की पावर -6, तो उतना ही हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन होगा। तो Kw will be 10 की पावर -12. So the answer is D here. Next question is, the bond dissociation energy of H2 is 430.53 kilojoule per mole. If H2 is
exposed to a radiation of wavelength lambda is equals to 253.7 nanometer, the percent of radiant energy converted into kinetic energy is, कितना परसेंट आपका रेडियंट एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में इस्तेमाल हो जाएगा। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितना एनर्जी आपका आ रहा था, कितना बॉन्ड डिसोसिएशन में चला गया, और जितना बच गया एनर्जी वो सारा का सारा आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट दी परसेंटेज। तो एनर्जी अगर आप मान लीजिए एक फोटोन की निकालेगा वो होता है आपका hc बाय लेमडा। तो h जो होता है दिस इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। लेमडा इज योर wavelength, and see here it is speed of light that you can take 3 into 10 की power 8 meter per second. Now lambda given to you here it is 253.7 nanometer, जिसे हम लिख सकते हैं 253.7 into 10 की power minus 9 meter. So putting all these value in the energy वाला formula, that is 6.626 into 10 की power minus 34 into 3 into 10 की power 8 divided by 253.7 into 10 की पावर माइनस 9, यहां से हमें वैल्यू पता चलेगी एनर्जी की, किसकी, फॉर 1 फोटोन। नाउ फॉर 1 मोल ऑफ फोटोन, आई विल जस्ट राइट इट हियर, फॉर 1 मोल ऑफ फोटोन द एनर्जी विल बी 6.022 into 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय योर hc बाय लेमडा, जो भी आपका ये वाला टर्म है, ठीक है। नाउ आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस लाइक दिस टर्म, लेट मी राइट इट अगेन, सो द एनर्जी विल बिकम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 253.7 इंटू 10 की पावर minus 9. So this will all come out to be 472.12 किलोजूल पर मोल। ये पर मोल के लिए निकल करके आया। अब इसमें से आपका कुछ एनर्जी जो है वो यूज हो जाएगा इन डिसोसिएशन। सो एनर्जी लेफ्ट दैट विल बी 472.12 minus 430.53. Now the percentage, now this energy left, it is used as काइनेटिक एनर्जी। यही एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा जो भी सारा आपका बच गया है। सो परसेंटेज कैसा आ जाएगा इसका, ये जो आपने माइनस किया डिवाइडेड बाय 472.12 इंटू 100, दैट इज योर परसेंटेज ऑफ the energy that is converted into kinetic energy, and this was your kinetic energy, and this percentage will come out to be near about 8.86%, which is approximately equal to the option D 8.68. वो 8.8 करीब है, यहाँ ऑप्शन में 8.68 है, but this will be approximately equal to this, so the option D is correct here. Next question is, according to Bohr's atomic model, the approximate quantum number of a circular orbit of diameter 20.6 picometer of hydrogen atom is. This question here, it was in nanometer, 20.6 nanometer of hydrogen atom is. So देखिए आपके पास जो रेडियस होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट रेडियस आपसे पूछा गया है कि वो क्या है, तो वो क्या हो गया आपके डायमीटर बाय 2, तो यानी कि ये 20.6 नैनोमीटर बाय 2, इट इज 10.3 नैनोमीटर। और रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट जो होती है वो आपका क्या होता है, 0.529 इंटू n स्क्वेयर बाय z एंगस्ट्रॉम्स, वेयर n इज योर क्वांटम नंबर जो हम निकालना ही चाह रहे हैं यहाँ पे, कि इस रेडियस के लिए आपका अप्रोक्सीमेट क्वांटम नंबर क्या आएगा। और हाइड्रोजन एटम के लिए Z जो होता है वो आपका एटॉमिक नंबर है, और हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पे क्या है आपका, वो 1। तो पुटिंग दी वैल्यू दिस इज 10.3 नैनोमीटर। नाउ सिंस इट इज नैनोमीटर, तो नैनोमीटर को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपना मीटर में, दोनों साइड आप मीटर में ही कन्वर्ट करके चल लीजिए। तो 10 की पावर
-9, दैट इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर, ये तो हमने 1 ले ही लिया है, इंटू 10 की पावर -10। तो n यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 13.95 कुछ निकल करके आ जाएगा आफ्टर योर कैलकुलेशन। सो n का वैल्यू जो है दैट इज सिमिलर टू 14। दिस इज योर आंसर। यू कैन कैलकुलेट इट फॉर n। ये हो जाएगा आपका 10.3 डिवाइडेड बाय 0.529 ऊपर में इंटू 10 इज इक्वल्स टू n square. So solving it for n, you can easily get n near about 14. So n is 14, approximate value. Next question is consider the reaction. आपके पास reaction हो रहा है C6H5CH2CHOH, CHCH3 का whole twice है, तो concentrated H2SO4 के साथ आपने reaction करवाया है, तो predominant product आपसे जो है वो पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए C6H5 CH2 CHOH CH CH3 CH3, ये रिएक्शन जो हो रही है ये एक आपके एसिड के प्रेजेंस में हो रही है। इफ दिस इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यानी कि आपके पास सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और मतलब आपका जो H2O है वो प्रोटोनेट हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा H, और ये आपका प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट होने के बाद ये रिमूव हो जाएगा, दिस विल बी रिमूव्ड एंड कार्बोकटाइन विल बी फॉर्म्ड। अगर रीअरेंजमेंट का चांस होता है तो कार्बोकटाइन जो होता है आपका वो रीअरेंज होना प्रेफर करता है अगर मोर स्टेबल कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड। तो अगर आपके पास कार्बोकटाइन मान लीजिए यहाँ पे बना है, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ का कार्बोकटाइन में एक आपके पास हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और मोर स्टेबल कार्बोकटाइन कहाँ बनेगा आपके पास, यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि बेंजाइल कार्बोकटाइन्स आर वेरी स्टेबल। तो जब आपके पास कार्बोकटाइन यहाँ बन गया कि C6H5 से CH पे पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज CH2 CH CH3 एंड CH3। नाउ देयर इज अ चांस ऑफ रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन आयन एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड तो आपका यहीं पे फॉर्म होगा। तो आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस आपके पास दो ऑप्शंस हैं ऐसे जिसमें डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में बन रहा है, आइदर ए और आइदर बी। दिस इज योर सी ऑप्शन। एक में आपके पास ट्रांस फॉर्म प्रेजेंट है और एक में आपके पास सिस फॉर्म प्रेजेंट है। सो आउट ऑफ दीज टू द वन विच इज मोर स्टेबल एंड विल बी फॉर्म्ड मोर, दैट इज योर transform, that is alkene, trans alkene more stable, so transform will be formed. So the correct answer here it is A. Next question is the correct order of increasing basic strength of the conjugate bases given below is, कि आपके पास सही आपको बताना है कि स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। देखिए अगर मेरे पास RCOO माइनस है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड because of the double bond here and O minus here. So this is a resonance stabilized bond, तो इस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। देन आपके पास यदि अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे आपके पास एक sp कार्बन है, सो sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Then you have a species CH3 minus, this is an sp3 carbon, and then you have NH2 minus, this is also an sp3 NH2 नाइट्रोजन, ठीक है। आउट ऑफ sp3 कार्बन एंड sp3 नाइट्रोजन, sp3 नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन। लेकिन यदि अगर हम बात करें sp कार्बन और sp3 नाइट्रोजन की, तो sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आपका sp कार्बन। तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ही होगा। तो ये तो हमारे तीन ऑप्शंस में आ रहा है ए सी डी में। फिर उसके बाद में आपके पास ये वाली स्पीशीज स्टेबल होगी। सो नाउ यू हैव ऑप्शंस ए एंड डी लेफ्ट। आउट ऑफ दीज टू ये वाला करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि CH3 पे माइनस चार्ज लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू NH2 माइनस के, बिकॉज sp3 नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
Next question is quaternary alkyl ammonium ions. Quaternary alkyl ammonium ion, क्योंकि नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, so they will not react as either electrophiles or nucleophiles. So इसका आंसर होगा आपका D. They will be neither electrophile nor nucleophile. Next question is primary alcohols can be prepared by the hydrolysis of monoalkanes. आपको यहाँ पे पूछा है लीस्ट यील्ड, सबसे कम प्राइमरी अल्कोहल जो है आपको कौन देगा? तो सबसे कम प्राइमरी अल्कोहल जहाँ पे आपके पास इधर टर्शरी कार्बोकटाइन बन जाए या सेकेंडरी कार्बोकटाइन बन रहा हो, टर्शरी कार्बोकटाइन आपके पास बनेगा इस केस में SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा. तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो इसके केस में तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल जो है वो बनेगा ही नहीं. द करेक्ट आंसर इज डी. So the next question now we are going to discuss which of the following species have 5 unpaired electrons. ये वाले जो questions हैं आपके 4 questions जो अगले आएंगे, ये multiple correct questions हैं, तो इसमें एक से ज़्यादा answers जो हैं आपके वो correct होंगे. तो हमें सारे ही options को जो है analyze करना पड़ेगा. यहाँ पे आपके पास which of the following species have 5 unpaired electrons. So for that we need to analyze each and every species. Vanadium जो होता है atomic number 23 है, that is your आर्गन 3d3 4s2. अगर आप इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है आपका सबसे ज्यादा वाले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा. तो अगर मैं बना रही हूं इसका V3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपके पास 3d1 4s0 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे. 2 यहाँ से निकलेंगे, 1 यहाँ से निकलेगा, तो डी में आपके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1. क्रोमियम जो होता है 24, दैट इज 3d5 4s1. अब जब आपने क्रोमियम 3 पॉजिटिव बनाया, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगेन 4s वाला 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 2 निकलेंगे d से, तो ये हो गए आपके 3d3. सो इट हैज 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3. अगर हम देख रहे हैं Mn, तो Mn होता है एटॉमिक नंबर 25, विच इज आर्गन 3d5 4s2. If you are making Mn 2 positive, तो वो आपके पूरे इससे निकल जाएंगे. 4s0 कर देती हूँ मैं यहाँ, 3d5 4s0. So it has 5 unpaired electron. Next है आपके पास Fe which is 26, 3d6 4s2 होता है ये. और अगर इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज आपने लगाया तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको इससे निकालने हैं, तो वो हो जाएंगे 2 यहाँ से निकलेंगे और 1 यहाँ से निकलेगा. सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज अगेन 5. सो द करेक्ट आंसर इसके क्या थे? दोनों सी और डी में आपके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. In this question number 58, assuming complete dissociation, select the solution having pH 13. तो pH 13 लेने के लिए for pH 13 the hydronium ion concentration should be 10 की पावर -13, या फिर आप कह सकते हैं कि OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -1 होना चाहिए. तो 10 की पावर -1 इज बेसिकली 0.1. तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि किस सोल्यूशन में आपके पास कंसेंट्रेशन जो है सोल्यूशन की वो 0.1 आ रही है हाइड्रोक्सिल आयन की. तो NaOH जो होता है, जैसे फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, NaOH डिसोसिएट्स एज Na पॉजिटिव एंड OH माइनस आयन. तो NaOH को अगर हम मोलारिटी यहाँ पे निकालेंगे तो वो क्या होता है आपका? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, that is your number of moles into volume of solution in liter. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें ml में गिवन है, तो हम उसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. सो दैट इज 2/40 इंटू 500 इंटू 1000. तो ये आ जाएगा आपके पास 0.1. तो यहाँ पे OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन इज कमिंग आउट टू बी 0.1. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि pH कितना आएगा आपका? 13. अगर हम बी पार्ट को अज्यूम करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है दैट गिव्स 1 कैल्शियम आयन एंड ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयन. पहले अगर हम नॉर्मल 100 ml में ही कंसेंट्रेशन निकालें ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो मोलारिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
अगर आप निकाल रहे हैं इन 100 ml, सो 1 लीटर में यू हैव 0.05 प्रेजेंट. इन 100 ml द कंसेंट्रेशन विल बी, कितने हैं आपके पास, 0.05 आपके पास प्रेजेंट थे इन 1 लीटर, और हमें किस में निकालने हैं, 100 ml में. तो ये हो जाएगा आपके पास 0.005. 1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट्स इनटू 1 कैल्शियम आयन एंड 2. तो आपके पास OH माइनस आयन जो हो जाएंगे यहाँ पे, दैट विल बी 0.005 इंटू 2, दैट इज 0.01 विच इज 10 की पावर -2. तो इसका pH जो आएगा वो आएगा आपका 12 ना कि 13. ऐसे ही 0.1 नॉर्मल है. अगर आपको 0.05 मोलर या 0.1 नॉर्मल दे रखा है, दे आर इक्वल टू वन अनदर. व्हाई? बिकॉज नॉर्मेलिटी जो होती है वो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर होती है, और एन फैक्टर फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 2. कि ये आपके पास, या बेसिसिटी कह सकते हैं, एसिडिटी कह सकते हैं, कि कितना एक बेस का मॉलिक्यूल कितने OH माइनस आइन देगा. तो 1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स 2 OH माइनस आइंस. तो यहाँ पे आपके पास ये m इंटू 2 ही होने वाला है, विच विल कम आउट टू बी 0.1. तो ये भी आंसर इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है. अगर हम 1000 ml में 1 ग्राम NaOH देख रहे हैं, तो मोलारिटी ऑफ NaOH हियर विल बी 1/4. 1000 ml is 1 liter only. तो 1/4 that is your, sorry 40, 1/4 is 0.5 and this is 0.025. तो यहाँ पे OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन आपका 0.1 नहीं आ रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज ओनली A. Next question, which is multi-correct, is which of the following reactions will generate an electrophile? तो इसमें यहाँ आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ये C2H5 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होता है, यहाँ C6H5CH2 पॉजिटिव क्रिएट होगा, और यहाँ आपके पास NO2 पॉजिटिव क्रिएट होता है. ये कोई रिएक्शन नहीं है और ये कुछ नहीं होगा. तो इसमें विल जनरेट विल बी A, B एंड D. C में कुछ नहीं होगा. तो करेक्ट आंसर्स आर A, B एंड D. Next question is, which of the following compounds can't be used to synthesize Grignard reagent? So Grignard reagent हम उनसे नहीं प्रिपेयर कर सकते जिस भी कंपाउंड के अंदर आपके पास या तो आइदर एसिडिक हाइड्रोजन हो और जो खुद ही रिएक्ट कर जाए आपके पास ग्रिग्नार्ड साइड से. ग्रिग्नार्ड reagents आर बेसिस. तो जिसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो नहीं रिएक्ट करते. आउट ऑफ ऑल दीज A एंड D वाला ऑप्शन विल इंटरफेयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अमीन साइट. दे विल नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर द ग्रिग्नार्ड reagent. ऑन द अदर हैंड B और C में आप प्रिपेयर कर सकते हैं. So that is all for the chemistry question section of NSE JS 2024. Hope you had a good examination. Thank you.